हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में कंपनी लॉ से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है आपके कंपनी लॉ, आपके एग्जाम में 2 नंबर का वेटेज रखेगा और ये 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं एआईबी को क्लियर करने के लिए। मैं जो आपके सामने सवाल लेकर के आया हूँ, ये एआईबी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे बार एक भी सवाल एआईबी में नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी अधिनियम 2013 किस दिन प्रभावी हुआ? तो प्रभावी होने की दिनांक थी 12 सितंबर 2013। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मैं सीधे ही सवालों के जवाब आपको बताऊंगा ताकि समय का अभाव है और मेरे और आपके लिए दोनों के लिए सही रहेगा। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सीमित देयता का सिद्धांत क्या इंगित करता है? सीमित देयता लिमिटेड लायबिलिटी ये बताती है कि शेयरधारकों की देयता उनके निवेश तक सीमित होती हैं। आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दूं कि अगर ए ने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हैं और 500 शेयर का पेमेंट कर दिया है तो फिर उसको बाकी वाले 500 शेयर का ही पेमेंट करना होगा, इतनी उसकी लायबिलिटी रहेगी। इसे ही लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है? तो निजी कंपनी में मैक्सिमम मेंबर होंगे 200। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? अब डायरेक्टर, निदेशक का मतलब होता है वे व्यक्ति जो कंपनी का प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, और न्यूनतम पूछा है तो 3 मेंबर सार्वजनिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में होने ज़रूरी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पर 2 डायरेक्टर होने ज़रूरी है मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व किस मामले में स्थापित किया गया? तो ये आपको केस बताना है, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। इस केस में बोला गया था कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कि कंपनी अलग है और सदस्य अलग हैं, दोनों अलग है। कंपनी चाहे तो सदस्यों पर केस ला सकती है और सदस्य चाहे तो कंपनी पर भी केस ला सकते हैं। तो इसी केस में ये बोला गया था, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी का कौन सा दस्तावेज इसके उद्देश्यों को सीमित करता है? तो कंपनी के मेन 2 दस्तावेज होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के क्षेत्राधिकार को बताता है, बाहरी क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है, और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आंतरिक प्रबंध के नियमों को बताता है। तो दोनों दस्तावेज हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा दस्तावेज इसके उद्देश्यों को सीमित करता है। तो क्षेत्राधिकार की बात की जा रही है तो यहाँ पर संगम ज्ञापन यानी कि ज्ञापन पत्र, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात हो रही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिकृत पूंजी क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है आपको बतानी है। कंपनी द्वारा अधिसूचित अधिकतम पूंजी, मैक्सिमम लिमिट होती है एक कंपनी की पूंजी की, कैपिटल की, तो उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, CSR लागू करने के लिए कंपनी का नेटवर्क कितना होना चाहिए? 500 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंशदायी सदस्य कौन होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर कौन होता है? तो कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर वो होता है जो कंपनी का सदस्य होता है और वो समापन के समय, जब कंपनी का समापन होता है उस समय राशि का भुगतान करता है। तो ऑप्शन बी वह व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य है और परिसमापन के समय देय राशि का भुगतान करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी के मुख्य उद्देश्य को कहाँ पर लिखा जाता है? मेन ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसमें एक क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, वहाँ पर लिखा जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है? तो सभी कंपनियां करती है, डिविडेंड पे का भुगतान करती है, डिविडेंड का, लेकिन जो गैर लाभकारी कंपनियां हैं वो नहीं करती है। तो ऑप्शन डी इसका
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निदेशक कब अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो डायरेक्टर को तब अयोग्य घोषित किया जाएगा जब वो दिवालिया हो जाता है, या फिर उसके ऊपर कोई अपराध में उसको दोषित ठहराया गया हो, या फिर कंटिन्यू वो 12 महीनों तक कंपनी की मीटिंग में भाग ही नहीं लेता। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंपनी के उपनियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बता दिया है, इसका उद्देश्य होता है आंतरिक प्रबंध को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति KMP में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है KMP में शामिल नहीं है स्वतंत्र लेखाकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा प्राधिकरण भारत में सूचीबद्ध कंपनी को नियंत्रित करता है? सेबी करता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पहली बार ऑडिटर की नियुक्ति कब की जाती है? तो पहली बार ऑडिटर पहले 30 दिनों के भीतर उनकी नियुक्ति करनी अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी को अपनी पहली वैधानिक बैठक कब आयोजित करनी चाहिए? तो पहली बैठक की जाएगी पंजीकरण जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनके 6 महीने के भीतर पहली मीटिंग उसको बुलानी ही पड़ेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञापन पत्र मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने खंड कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पब्लिक कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम कितने निदेशकों की आवश्यकता होती है? तो आपको वापस से डायरेक्टर बताना है। पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 3 अधिकतम 7 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, NCLT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NCLT की स्थापना हुई थी 2016 में, और मैंने डेट भी मेंशन कर रखी, 1 जून 2016 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एकल सदस्य कंपनी किस प्रकार की कंपनी है? अब OPC का कॉन्सेप्ट इसी अधिनियम में आया है, कंपनी अधिनियम 2013 में। पहले कंपनी अधिनियम 1956 में इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसी अधिनियम में डाला गया है OPC को। तो ये एक प्राइवेट कंपनी का पार्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति कंपनी बना सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पहले का एक्ट 1956 में निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी था। अभी भी इसी एक्ट में निजी कंपनी के लिए 2 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एकल कंपनी का एक प्रोविज़न अलग से डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक निजी कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार CSR गतिविधियों पर कंपनी को अपने औसत लाभ का कितना प्रतिशत खर्च करना होता है? 2% खर्च करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? डायरेक्टर की मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कंपनी के पंजीकरण के लिए कौन सा दस्तावेज सबसे पहले फाइल किया जाता है? तो संगम ज्ञापन को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सबसे पहले ही फाइल करना होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी सचिव का मुख्य कार्य क्या है? कंपनी की कानूनी अनुपालना सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंपनी को पंजीकरण के कितने दिनों के भीतर अपना पंजीकृत कार्यालय स्थापित करना होता है? तो आपको दिन बताने हैं, दिन होंगे 30 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड जो ऑफिस होगा पंजीकृत कार्यालय उसको स्थापित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशक कौन होता है? तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताना है, कंपनी का बाहरी व्यक्ति जो कंपनी से संबंधित ही नहीं है।
तो वो स्वतंत्र निदेशक कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेल कंपनी किसे कहा जाता है? तो ऐसी कंपनी जो केवल कागज़ों में ही मौजूद है, बाहर ही उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई व्यापार नहीं है, जो केवल कागज़ों में ही मौजूद है, तो ऐसी इसे कंपनी को सेल कंपनी कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विदेशी कंपनी का अर्थ जो कंपनी भारत के बाहर पंजीकृत है, भारत के बाहर रजिस्टर्ड है, उसे विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया कौन देखता है? आपको बताना है मर्जर और एक्विजिशंस की जो प्रोसीजर होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 में कौन देखता है? NCLT देखता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी में साझेदार की देयता सामान्यतः कैसी होती है? तो साझेदार की देयता पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी आया है, तो उसमें यही बोला गया है कि पहले पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती थी, तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। लेकिन जब से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया है, तब से वो भी एक कंपनी का पार्ट है, तब से पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड कर दी गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी क्या है? तो निजी कंपनी के लिए तो अभी तक कोई लिमिट बताई ही नहीं गई है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और पेड अप कैपिटल के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, जैसे ऑथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल, आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल और कॉल अप पूंजी, इस तरह के कई प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निदेशकों की बैठक कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? तो हर तिमाही में की जानी चाहिए, मतलब एक साल में 4 बार होनी ही चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शेयर पूंजी को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो शेयर कैपिटल को कई भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, जैसे ऑथराइज कैपिटल हो गई, इश्यूड कैपिटल हो गई, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, पेड अप कैपिटल हो गई, ये सभी पार्ट है शेयर कैपिटल के। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डिबेंचर किसे कहा गया है? मैं आपको बता दूं, डिबेंचर का मतलब होता है कंपनी को जब भी ऋण की ज़रूरत होती है तो वो डिबेंचर्स इशू करती है और ऋण लोन लेती है। तो ये लोन लेने का एक प्रोसीजर है, कंपनी द्वारा जारी किया गया ऋण का एक साधन है, जिसे ऋण पत्र भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है? तो वित्तीय वर्ष हमेशा ही, चाहे कंपनी एक्ट हो या टैक्सेशन लॉ हो, 31 मार्च को समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विशेष प्रस्ताव को कितने प्रतिशत मतों से पारित किया जाता है? तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए चाहिए 75% वोटिंग। ऑप्शन में है बिल्कुल होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें 51% मेजोरिटी चाहिए। 2 प्रस्ताव होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य के लिए 51% और विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए 75% वोटिंग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी को एक कानूनी इकाई क्यों माना जाता है? तो कंपनी क्योंकि एक व्यक्ति की तरह अधिकार और दायित्व रखती है, ये कर का भुगतान भी करती है और ये अदालत में मुकदमा दायर कर सकती है और मुकदमा इसके ऊपर हो सकता है, जेल सकती है। तो सही सारे ऑप्शन सही है, ए, बी और सी तीनों सही हैं, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वार्षिक साधारण बैठक AGM कब आयोजित की जाती है? तो AGM प्रति वर्ष आयोजित करनी होती है कंपनी को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर AGM को बुलाना ही पड़ेगा तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
निजी कंपनियों में शेयर हस्तांतरण पर क्या प्रतिबंध होता है? तो मैं आपको बता दूं, शेयर भी दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी समता अंश और प्रेफरेंस शेयर अधिमान अंश। अब ये पूछा गया है कि निजी कंपनी में शेयर हस्तांतरण पर क्या प्रतिबंध है? तो निजी कंपनी में शेयर हस्तांतरित होते ही नहीं है, शेयर सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जा सकते, सही है। निदेशकों की अनुमति आवश्यक है, ये भी सही है। केवल मौजूदा शेयर होल्डर को स्थानांतरित किया जा सकता है, आपस में ही कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कंपनी का पंजीकरण होने पर क्या लाभ होता है? अब रजिस्ट्रेशन होने पर, इनकॉर्पोरेशन होने पर क्या क्या लाभ मिलेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाएगी उसको, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा उसका, तो ये सभी लाभ उसको मिल जाएंगे। उसकी खुद की अलग से सार्व मुद्रा होगी, अपने सदस्यों से उसका अलग वैधानिक अस्तित्व होगा, तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं इनकॉर्पोरेशन से। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों से, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कंपनी का विघटन किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो कंपनी का विघटन जो है वाउंड अप होता है कंपनी का सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से, और न्यायालय के आदेश से भी हो सकता है, ऋणदाताओं के अनुरोध पर भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कंपनी में निदेशक के चयन की प्रक्रिया को कौन तय करता है? तो कंपनी के शेयर धारक, शेयर होल्डर ही तय करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का कार्य, तो कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का कार्य जो भी होगा वो अल्ट्रा वायर्स कहलाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एक कंपनी के अधिकारों में से एक प्रमुख अधिकार क्या है? तो प्रमुख अधिकार है कंपनी कानूनी रूप से अनुबंध करने का अधिकार रखती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी के भी साथ में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शेयर धारकों के पास होता है? तो आपको शेयर होल्डर के राइट बताने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी इसका सही आंसर होगा, कंपनी के लाभ में हिस्सा, तो इसका सी सही आंसर है। वो शेयर होल्डर का राइट है, कंपनी के लाभ में हिस्सा लेना उनका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कंपनी का स्वामित्व किस प्रकार से निर्धारित होता है? तो ये शेयर होल्डर के द्वारा निर्धारित होता है स्वामित्व, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कंपनी के शेयर खुले बाजार में नहीं बिक सकते हैं और पब्लिक कंपनी में बिक सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, यदि कोई कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो कौन दंडनीय होता है? तो कंपनी के निदेशक, डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी को दंड नहीं दिया जा सकता, कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अगर कंपनी के कार्य कंपनी कोई उल्लंघन करती हैं तो उनके लिए वही जिम्मेदार होते हैं, तो ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, केस लॉज है, जिसे भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वहाँ फिर सवाल गलत नहीं हो अपना। क्वेश्चन नंबर 1, सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी 1897 के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत की पुष्टि की? तो मैं आपको बता दूं, इस मामले में बोला गया था कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी की व्याख्या की थी, इस सिद्धांत का पुष्टिकरण किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फौज बनाम हार्बोटल 1843 मामले में स्थापित मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत था रूल ऑफ मेजोरिटी का, बहुमत का शासन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एशबरी रेलवे कैरिज वर्सेस रिचे
1875 मामले में कोर्ट ने किस सिद्धांत की व्याख्या की? कंपनी का उद्देश्य और अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत की व्याख्या की थी। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर फैसला सुनाया था? आपको बताना है कि इस केस में बोला गया था सॉफ्टवेयर को वस्तु मानना, सॉफ्टवेयर एक वस्तु है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसका फैसला दिया? तो इसमें बोला गया था विलय और अधिग्रहण पर। ऑप्शन डी, इसमें बोला गया था विदेशी निवेश की अनुमति। ऑप्शन बी इसका वापस से पढ़ते हैं इसको। वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में विदेशी कंपनियों पर भारतीय कर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एसआर स्टील वर्सेज आरबीआई में सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला दिया था? तो इस केस में जो क्रेडिटर थे उनको प्रायोरिटी दी गई थी। ऑप्शन डी, ऋणदाताओं की प्राथमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिलायंस पेट्रोलियम वर्सेज सेबी में सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर फैसला दिया? तो ये जो केस था इसमें बोला गया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में कोर्ट ने फैसला दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एयर इंडिया वर्सेज इंडियन एविएशन कॉरपोरेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत पर फैसला सुनाया? तो इसमें कंपनी के विलय के बारे में फैसला सुनाया था, मर्जर ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, धंधा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? तो धंधा मामले में निदेशकों की हटाने की प्रक्रिया को कोर्ट ने बताया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ली वर्सेज लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो सालोमन वाला केस और एक ये ली वर्सेज लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड मामले में कोर्ट ने किस सिद्धांत को मान्यता दी? तो इसमें भी यही बोला गया था कि निदेशक और कंपनी की अलग पहचान है, मतलब कि कंपनी अलग होती है और कंपनी के सदस्य कर्मचारी अलग होते हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व एग्जिस्टेंस होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये थे आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस और केस लॉज। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर बेरेक्ट से पूछा जाए तो आपको बेरेक्ट देख के ही सॉल्व करना है। बेरेक्ट आप कंपनी एक्ट 2013 का लेकर के जा सकते हो एग्ज़ाम में विदाउट शॉर्ट नोट वाला। अगर बेरेक्ट से कोई सवाल आता है, धाराओं से कोई सवाल पूछा गया सेक्शन से, तो आपको बेरेक्ट से सॉल्व करना है। चैप्टर से पूछा गया तो भी आपको बेरेक्ट से सॉल्व करना है। ट्रिब्यूनल से पूछा गया बेरेक्ट से ही, तो आपको बेरेक्ट देख के सॉल्व करना है। और इससे बाहर कोई सवाल आता है बेरेक्ट से बाहर, तो मेरे जो सवाल हैं इनसे बाहर तो सवाल आने का कोई भी संभावना नहीं है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने इन सवालों को अच्छे से पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एआईबी में। और ये लास्ट सब्जेक्ट थी एआईबी के सिलेबस की जो मैंने आपके कवर करवा दी है। मतलब कि मैंने पूरा कोर्स कवर करवा दिया है एआईबी का, सारी सब्जेक्ट। अब रही है तो नए कानून पर मैं जल्द ही वीडियो लेकर के आऊँगा और उन पर भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, फिर भी मैं क्वेश्चंस को लेकर के आ जाऊँगा। और फिर आपके मॉक टेस्ट भी मैं कवर करवा दूँगा। आपका टारगेट होना चाहिए एआईबी को क्लियर करना। अगर आपने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के एआईबी के सारे जितनी भी सिलेबस में सब्जेक्ट हैं उन पर सभी पर वीडियो बना रखा है। एआईबी क्लासेज प्लेलिस्ट है, उनमें जा कर के आप वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।